नमस्ते। अ, आज मैं आपके सामने अपने मन के कुछ विचार रखना चाहता हूँ और हो सकता है आप इस मेरे विचार से शायद सहमत हों या ना हों, ये तो मैं नहीं जानता। मैं इस प्रकार कभी मैंने आज तक कभी वीडियो बनाया नहीं है, तो हो सकता है इसका ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी शायद उतना अच्छा ना हो, बट मैं कोशिश करूँगा कि अ, अपना जो मैसेज है, वो आपको स्पष्ट तरीके से मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। क्यों और मैंने इसके लिए अपने लिए क्योंकि मैंने आज तक कोई वीडियो ऐसा बनाया नहीं है, तो मैं इसके लिए आप कुछ नोट्स यूज़ कर रहा हूँ और इसको पढ़ते-पढ़ते ही मैं अपना जो संदेश है, अपना जो मैसेज है, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो मैं अपने मैसेज की जो शुरुआत है, वो 1857 की क्रांति से करता हूँ। जिस समय ये क्रांति हुई, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत ही कम अंग्रेज़ अधिकारी और सैनिक थे। अधिकांश तो भारतीय ही थे। सिख रेजिमेंट, गुरखा रेजिमेंट इत्यादि अनेक रेजिमेंट थी। तो जब 1857 की क्रांति समाप्त हुई, तो जो भारतीय सैनिक इन रेजिमेंट में थे और अंग्रेज़ों की ओर से जिन्होंने अपने ही बांधुओं को मारा था और इस युद्ध में अंग्रेज़ों की ओर से जो शहीद हुए, उनकी याद में अंग्रेज़ों ने कई जगह पे स्मारक बनाए। जैसे दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास एक स्मारक बनाया गया। कानपुर जहाँ पे 1857 की क्रांति का सबसे भयंकर युद्ध हुआ था, वहाँ एक मेमोरियल वेल बनाया गया और ऐसे अनेक जगहों पे उन्होंने कुछ स्मारक बनाए। अब यहाँ से हम सीधा चलते हैं 1914 की तरफ। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ और 1857 की क्रांति को समाप्त हुए करीबन 60 वर्ष हो चुके थे। इस युद्ध में भी अंग्रेज़ों की ओर से हज़ारों भारतीय सैनिकों ने अलग-अलग रेजिमेंट्स में अंग्रेज़ों की ओर से लड़ाई की। करीब साढ़े 12,000 से ज़्यादा भारतीय सैनिक इस युद्ध में मारे गए और इस युद्ध की समाप्ति के कुछ वर्ष बाद दिल्ली में इन्हीं सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए इंडिया गेट नाम का एक स्मारक बनाया गया। कुछ वर्ष बाद 1936 में किंग जॉर्ज फिफ्थ, जिसने ब्रिटेन को 1910 से 1936 के बीच में रूल किया था, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी स्मृति में इंडिया गेट के पास एक कैनोपी, एक छज्जा जैसा एक शेप का एक स्मारक वहाँ एस्टैब्लिश किया गया, वहाँ वहाँ बनाया गया। अब मेरे मन में प्रश्न यहीं से शुरुआत होता है, उसकी की शुरुआत यहीं से होती है। 1857 की क्रांति के बाद जो अधिकांश स्मारक थे, वो 1947 में आज़ादी मिलने के बाद या तो वो तोड़ दिए गए या फिर वो जैसे दिल्ली में जो स्मारक है वो भूत बंगले में तकरीबन तब्दील हो गया और वहाँ कोई उसकी कोई देख रेख भी नहीं करता। लेकिन मेरे मन में जो प्रश्न है वो ये है कि आज़ादी के 70 वर्ष के बाद भी आखिर इंडिया गेट कैसे खड़ा है? यहाँ पे अब थोड़ा-सा शायद सोचने में सोचेंगे कि ये थोड़ा-सा बात समझ में नहीं आई। क्योंकि 1857 और प्रथम विश्व युद्ध के जो स्मारक हैं, उनमें थोड़ा-सा अंतर है। ऐसा सोचने में आता है। पहले में जो भारतीय देशद्रोहियों ने अपने बांधवों की जान ली, लेकिन दूसरी बार ऐसा नहीं हुआ। माना कि शायद दूसरी बार ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उन सैनिकों की राजनिष्ठा जो है, वो अभी भी अंग्रेज़ों की ओर थी और अपने देश की ओर नहीं। अगर वो मंगल पांडे की तरह या और दूसरे फ्रीडम फाइटर्स की तरह अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ उस समय अपना मोर्चा खोल देते, तो अंग्रेज़ों को दो तरफ़ा मार झेलनी पड़ सकती थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे नेताजी ने आज़ाद हिंद फ़ौज के साथ 1943 में किया था। तो क्या ये 12,000 सैनिक मेरी श्रद्धा के लायक हैं? क्या इस देश को का सम्मान वो पाने के लायक हैं? और वो भी 70 वर्ष बाद? इस बात पे ये पहली बार विचार हो रहा है ऐसा नहीं है। आपके सामने मैं कुछ और तथ्य रखने जा रहा हूँ। 2015 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस में एक थीसिस लिखी गई जिसका शीर्षक था द वाइसरॉयज आर डिसअपीयरिंग फ्रॉम द राउंडअबाउट्स इन दिल्ली, ब्रिटिश सिंबल्स ऑफ पावर इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया। इसको लिखा था पॉल मैकगार ने और इसी लेख में कुछ बातें आपके साथ मैं साझा करने जा रहा हूँ।
1951 में अमेरिका का राजदूत बाउल्स भारत में आता है और वो अपने अनुभव में लिखता है कि इंडोनेशिया जो भारत से 2 साल बाद आज़ाद हुआ, यानी कि 1949 में, 1949 में, और जब वो वहाँ गया तो उसने देखा कि वहाँ की गवर्नमेंट और वर्कर्स दे आर बिजी इन डिस्ट्रॉइंग द कॉलोनियल लेगेसी। पर भारत में उसको ऐसा होता हुआ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, और इस बात से उसने लिखा है कि वो काफ़ी हैरत में था। 1950 में ब्रिटिश दूतावास लंदन में एक अपनी रिपोर्ट भेजता है और वो अपने लंदन ऑफिस को इस बात के लिए आश्वस्त करता है कि भारत में ब्रिटिश लेगेसी के जो भी चिन्ह हैं, जो स्मारक हैं, उनको तोड़ने के बारे में कोई विचार नहीं हो रहा है। इस बात के लिए ब्रिटिश सरकार को अपनी यहाँ पे इस समय निश्चिंत रहना चाहिए। जो उस समय की मौजूदा भारतीय सरकार है, वो इसे एक कंसिडरेबल एक्सपेंस, यानी कि काफ़ी खर्च का कार्य मानती है। इसके लिए वो इस पे अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये बात उसने केवल इंडिया गेट के लिए नहीं कही, ये बात उसने ब्रिटिश विरासत के अनेक ऐसे ही चिन्हों को लेकर लिखी थी, जिसमें राष्ट्रपति भवन भी आता है। 1958 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकमिलन अपनी धर्मपत्नी के साथ भारत आता है और उसकी खाने पीने की चीज़ों में जो कटलरी, यानी कि बर्तन, प्लेट, चम्मच जो इस्तेमाल हुए, उनके लिए वो कहता है कि मैं हैरान हूँ और प्रसन्न भी कि आज भी ब्रिटिश विरासत को स्वतंत्र भारत में यूँ संभाल कर रखा गया है। उसकी धर्मपत्नी भी प्रसन्न होती है जब वो ये देखती है कि भारत में आज भी उसके दादा लैंसडाउन की मूर्ति है। वैसे आपको बता दूं, एक हिल स्टेशन भारत में लैंसडाउन आज भी उसी के नाम पर है। 13 अगस्त 1965 को समायुक्त समाजवादी पार्टी के कुछ लोग इंडिया गेट के पास बनी जो कैनोपी है उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं और वहाँ नेताजी की फ़ोटो रखते हैं। लेकिन अगले दिन इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल में इस कार्य को परवर्टेड नेशनलिज्म की संज्ञा दी जाती है, यानी कि विकृत राष्ट्रवाद। ऐसा नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस मुद्दे को कभी उठाया नहीं। वाम दलों ने 1950 से 60 के दशक में इसकी अगुवाई की, पर विडंबना ये है कि आज भी 70 वर्ष बाद ये राष्ट्र मानसिक गुलामी से आज भी जूझ रहा है। हमेशा स्मरण रहे कि आज़ादी शारीरिक नहीं, मानसिक होती है। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इतने वर्षों बाद भी यदि गुलामी के ऐसे ही चिन्ह लिए हम घूमते रहेंगे तो हमारी आज और आने वाली पीढ़ी खुद पर क्या गर्व महसूस करेगी। यदि भारत का प्रथम नागरिक, यानी कि राष्ट्रपति, अंग्रेज़ों के बनाए महल में, जहाँ का कोई भी भाग भारतीय दर्शन या संस्कृति को दर्शाता नहीं है, वो वहाँ रहता है, तो क्या ये गुलामी नहीं है? जो लोग ये सोचते हैं कि राम मंदिर बनेगा और वो इस बात से संतुष्ट हैं, तो वो अपने आसपास के और भी गुलामी के चिन्हों पे थोड़ी सी निगाह डालें। गुलामी के जब तक सभी आंतरिक और बाह्य चिन्हों को मिटाए बिना आपकी आज़ादी कुछ निरर्थक सी है। वंदे मातरम।